दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम कंप्यूटर फिर से शुरू करेंगे। कंप्यूटर की आज है क्लास नंबर 27। एमएस वर्ड हमारा टॉपिक चल रहा है। एमएस ऑफिस कह लो या एमएस वर्ड कह लो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेस जो है वो फ्री आपको वहाँ पे मिलेंगी। इनफैक्ट आपको PYQs की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी और रीजनिंग की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप किसी भी वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मेन्यूज, ठीक है, एमएस वर्ड का। और आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि आज हम सारे मेन्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे जो बाकी रह गए थे। अगर आप पहली बार आए हो तो पहले जाके आप बाकी क्लासेस जो है वो एमएस ऑफिस की देखिए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें कम समझ आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेन्यू है वो है दैट इज डिज़ाइन। अब क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पूछने का क्या क्राइटेरिया रहता है या किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, मान लो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पेज बॉर्डर है, पेज बॉर्डर जो है ये किस मेन्यू के अंदर आता है। तो किस मेन्यू के अंदर आता है? डिज़ाइन मेन्यू के अंदर आता है। मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी पड़ेगी कि डिज़ाइन के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं, कौन कौन से टूल्स आते हैं। एक आपको थीम मिलेगा, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग मिलेगा, वाटरमार्क मिलेगा, पेज कलर मिलेगा और पेज बॉर्डर मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको याद रखना है कि ये किस मेन्यू के अंडर आते हैं। चलिए अब देखते हैं इसी के अंदर। अब इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वाटरमार्क, वाटरमार्क आपने देखा होगा, जैसे आपने मेरी वीडियोस में भी काफ़ी बार देखा होगा या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप देखते हैं कि उसमें एक वाटरमार्क होता है। क्या होता है? वाटरमार्क। अब ये वाटरमार्क का क्या काम होता है? एक तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस यहाँ बीच में पेज में अपना वाटरमार्क लगा दूँ इस PDF में, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको फिर ये कोई भी रीड करेगा तो उसको दिखेगा अच्छा ये PDF किसने बनाई है। ठीक है, इसलिए होता है वाटरमार्क। इट इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन कि ये जो PDF है वो किसने बनाई है, किस टीचर ने बनाई है, कुछ इस तरीके से कह सकते हो आप। अब इस वाटरमार्क में होता क्या है कि टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकती है और इमेज भी हो सकती है। अब नॉर्मली आपने देखा होगा कि वाटरमार्क की जो पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट वो या तो ऐसे ऐसे करके डायगोनली होती है या फिर हॉरिजेंटल होती है। वाटरमार्क की पोजीशन एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। अब जब आप वाटरमार्क खोलोगे एमएस वर्ड में तो वहां पे कुछ पहले से ही कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा रहता है वहां पे? एक लिखा रहेगा कॉन्फिडेंशियल, दूसरा लिखा रहता है डू नॉट कॉपी। ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होगा वो वाटरमार्क में लिखा रहता है। अब इसको ऑब्वियसली बात है आप अपना चेंज कर सकते हो, क्योंकि जैसे मान लो मुझे अपना नाम डालना है तो मैं ये कॉन्फिडेंशियल हटा के कस्टमाइज करके अपना नाम लिख दूंगा, अर्जुन परिहार। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। पोजिशन ऑफ वाटरमार्क मैंने कहा कि हॉरिजेंटल भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट कंटेन टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस। टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेजेस भी हो सकता है। अगर आपको देखना है वाटरमार्क क्या चीज़ है तो आप मेरी वीडियो जो है वो MCQ की जो भी वीडियोस मैंने की है उन MCQ की वीडियोस में मैंने वाटरमार्क का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इस PDF में मैंने वाटरमार्क का इस्तेमाल नहीं किया है। अब देखें यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि इसमें और भी चीज़ें हैं। अब मैं सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है, उसी टूल को मैं डिफाइन करूंगा। जैसे इसमें वाटरमार्क इंपॉर्टेंट था तो वाटरमार्क मैंने आपको बोल दिया। अब पेज बॉर्डर के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो देखो ये पेज है और पेज का कुछ बॉर्डर होता है, ठीक है ना, ये ऐसे बॉर्डर, पेज बॉर्डर। अब ये कह रहा है कि ये जो बॉर्डर होता है, क्वेश्चन ये है कि बॉर्डर किस किस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। क्या मैंने कोई वर्ड लिखा अर्जुन, अर्जुन, क्या इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिखा अर्जुन इज वर्किंग, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने लिखा, तो इसमें मैं क्या करूंगा? क्या मैं इस सेंटेंस को बॉर्डर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या किसी पैराग्राफ को कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। पेज को तो कर ही सकते हैं बॉर्डर। आपने देखा होगा ना कि ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेज बॉर्डरिंग। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। वर्ड के ऊपर भी किया जा सकता है, सेंटेंस के ऊपर भी, पैराग्राफ के ऊपर भी और पेज के ऊपर भी। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको कि जब आप
ये MS वर्ड पढ़ोगे तो ये पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले दिन से ही नहीं शुरू करना है कि यार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ऐसे नहीं पढ़ना। इसको थोड़ा सीखने की मतलब वे से पढ़ो, तो थोड़ा बहुत जब ऐसे इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट इज पेज कलर। अब ये पेज कलर बाय डिफॉल्ट जो पेज कलर होता है वो क्या होता है, वो होता है वाइट। ठीक है, आपने MS वर्ड खोला, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो पेज कलर होता है वाइट। क्या वो हमेशा आप क्या मतलब क्या कलर चेंज नहीं कर सकते, हम कोई और कलर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हो, कोई भी कलर रख सकते हो आप। ठीक है, अब उसके लेआउट व्यूज होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे व्यूज, एक और मेन्यू होता है व्यूज। उस व्यू में 5 प्रकार के व्यूज होते हैं, 5 प्रकार के व्यूज होते हैं। अब उस 5 प्रकार के व्यूज में से सिर्फ 2 ही ऐसे लेआउट व्यूज होंगे जिसमें ये जो कलर चेंज करोगे आप वो आपको दिखाई देगा, अदरवाइज वो आपको व्हाइट ही दिखाई देगा। तो ये आप याद रखेंगे, जो भी आप चेंज पेज कलर करोगे, जैसे मान लो मैंने ग्रीन कर दिया पेज का कलर, इट कैन बी सीन ओनली इन 2 लेआउट व्यूज। कौन कौन से व्यूज में? एक प्रिंट लेआउट व्यू और एक होता है वेब लेआउट व्यू। जो आपका बाय डिफॉल्ट व्यू जो आपको दिखाई दे रहा होता है दैट इज प्रिंट लेआउट व्यू, बाय डिफॉल्ट व्यू होता है ये। अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इन टोटल देयर आर 5 पेज लेआउट व्यूज। मैंने कहा ना, अभी हम अगले इसके बाद जो मेन्यू पढ़ेंगे व्यू के अंदर मैं बताऊंगा कि 5 तरीके के व्यूज, किसी भी पेज को 5 तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन वो जो 5 लेआउट व्यूज होंगे उसमें से अगर मान लो मैंने पेज का कलर चेंज कर दिया, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया, तो वो ग्रीन कलर मुझे सिर्फ उन 2 व्यूज में ही दिखाई देगा। बाकी व्यूज में अगर मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे व्हाइट ही दिखाई देगा जो बाय डिफॉल्ट है। जो चेंज्ड कलर है, जैसे वो ग्रीन है या ब्लैक कर दिया मैंने या कोई और कलर कर दिया मैंने, वो सिर्फ 2 व्यूज में दिखाई देगा। कौन कौन से व्यूज है वो? एक है प्रिंट लेआउट व्यू और एक है वेब लेआउट व्यू। जो किसी भी पेज का जो व्यू बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। चलिए, अब लेआउट की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट मेन्यू जो है दैट इज लेआउट। जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि लेआउट में आप कौन कौन से टूल्स आते हैं, ये नेक्स्ट मेन्यू है। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट मेन्यू। अब इसमें कौन कौन से टूल्स आते हैं? जैसे पेज सेटअप आएगा, इसके अंदर पैराग्राफ आएगा, अरेंज आएगा, ओरिएंटेशन आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो लेआउट के अंदर आएंगी। अब पेज सेटअप के अंदर देखते हैं हम चीजें कि पेज सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे आप पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको टूल्स दिखाई देंगे, जैसे मार्जिन देगा, पेज साइज देगा, कॉलम दिखाई देगा, आपको हाइपरनेशन देगा। वो ये पेज सेटअप के अंदर की चीजें हैं। अब मार्जिन से क्या समझते हो आप? देखिए, अब कोई भी जो पेज होता है कि पेज होता है उसमें 4 तरीके के मार्जिन होते हैं। 4 तरीके के कौन से मार्जिन होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक तो आ गया ये आपका टॉप वाला मार्जिन, एक आ गया बॉटम वाला मार्जिन, एक आ गया पेज के लेफ्ट साइड वाला मार्जिन, एक आ गया पेज के राइट साइड वाला मार्जिन। तो ये आ गया टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। तो ये 4 तरीके के मार्जिन जो होते हैं वो किसी भी पेज में होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया ये। लेकिन ये पेज मार्जिन की बात कर रहा हूं मैं। 4 तरीके, एक पेज में 4 मार्जिन होते हैं, 4 तरीके के लिए 4 मार्जिन होते हैं किसी भी पेज में। अब नॉर्मली ये जो मार्जिन है, मार्जिन ये 5 तरीके के होते हैं। ये पेपर में आपसे काफी बार पूछा जा चुका है कि बताओ कितने टाइप से मार्जिन होते हैं। तो 5 तरीके के मार्जिन होते हैं। कौन कौन से मार्जिन है यहाँ पे? एक तो आ गया आपका नॉर्मल मार्जिन, जो बाय डिफॉल्ट आपको पेज दिखाई देता है, नॉर्मल मार्जिन। एक आता है वाइड मार्जिन, एक आता है मॉडरेट मार्जिन। ठीक है, एक आता है नैरो मार्जिन। ये आपको ऑलरेडी वहां पे कस्टमाइज होंगे, मतलब बने होते हैं इस तरीके के मार्जिन। अगर आपको अपने तरीके से कोई मार्जिन सेटअप करना है तो उसके लिए क्या क्या चूज करोगे आप? कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन जिसमें आप मार्जिन अपने वे से सेट कर सकते हो। इसमें फिक्स होता है, ये वाले जो होते हैं वो फिक्स होते हैं ऑलरेडी मार्जिन। अब नॉर्मली जो मार्जिन हम बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है दैट इज नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, इन एडिशन टू अबव मार्जिन देयर आर 2 अदर मार्जिन एज वेल। इसके अलावा भी 2 और मार्जिन होते हैं, लेकिन पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि 5 ही तरीके के मार्जिन होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन इसके अलावा 2 और मार्जिन होते हैं जिसका नाम है गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन। गटर मार्जिन और मिरर मार्जिन। अब ये जो गटर मार्जिन होता है वो किस लिए होता है? देखिए, मान लो आपने बुक बाइंडिंग कर, जैसे ये पेज है, आपने अपनी नोटबुक में देखना इस तरफ से एक लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा मार्जिन छोड़ा होता है बाइंडिंग के लिए। किसके लिए छोड़ा होता है? बाइंडिंग करने के लिए या स्पाइरल करने के लिए।
ठीक है, वो जो मार्जिन होता है उसे क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। तो क्या है ये, लेफ्ट साइड मार्जिन ऑन द पेज दैट इज कैप्ड या यूज फॉर पेज बाइंडिंग, स्पाइरल करने के लिए या पेज बाइंडिंग करने के लिए जो पेज के लेफ्ट साइड में हम छोड़ देते हैं उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। ठीक है, एक और चीज होती है मिरर मार्जिन। आप याद रखेंगे जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है बोथ साइड, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करना है, आप चाहते हो कि पेज के दोनों तरफ मैं प्रिंट करूं, तो उस समय किस मार्जिन का इस्तेमाल होता है, मिरर मार्जिन का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो आपने बुक लिख रहे हो आप, ठीक है, और बुक प्रिंट करनी है अभी आपको, तो जब आप बुक प्रिंट करोगे तो उस समय आप पेज के दोनों तरफ लिखते हो, जब दोनों तरफ लिखोगे तो वहां पे किसका कंसेप्ट आएगा, मिरर मार्जिन का कंसेप्ट आएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि मिरर मार्जिन में होता क्या है, ये लेफ्ट और राइट जो होते हैं ये आपस में अपोजिट रखे जाते हैं। अपोजिट कहने का क्या मतलब है, अगर एक वाइड होगा तो दूसरा क्या होगा, नैरो होगा, दूसरा क्या होगा, नैरो होगा। अब नॉर्मली होता क्या है, इन नॉर्मल सिनेरियोज में आपने देखा होगा कि आपके जो लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है वो वाइड होता है, वो वाइड होता है, और जो आपके राइट साइड का जो मार्जिन होता है वो नैरो होता है। वो क्या होता है, नैरो। मैं प्लेन पेज की बात नहीं कर रहा, जो रूल बुक्स आती है ना, रूल नोटबुक, उसमें आप देखना कि राइट साइड में जो मार्जिन होगा वो छोटा सा मार्जिन होता है, जो लेफ्ट साइड में जो मार्जिन होता है वो ज्यादा मार्जिन होता है, ठीक है ना। या मतलब ये एक बेसिक चीज मैं समझा रहा हूँ। अब मिरर मार्जिन में क्या होता है कि जब मान लीजिए अब मुझे डॉक्यूमेंट, अब मुझे करना क्या है, ये पेज है, ये एक पेज है, अब मुझे इसको बुक में लगाना, क्योंकि प्रिंट करके मुझे बुक में लगाना है ये, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि दोनों साइड भी ये, दोनों साइड भी मुझे इसको क्या करना है, प्रिंट भी करना, दोनों साइड इसको प्रिंट करना है। तो इस मिरर मार्जिन में क्या किया जाता है, जो लेफ्ट और राइट मार्जिन होता है इसको अपोजिट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, अपोजिट किया जाता है। मतलब जो फ्रंट पेज से, मतलब ये फ्रंट पेज है मेरा, अब फ्रंट पेज में मैंने लेफ्ट साइड में मार्जिन रखा वाइड, क्या रखा, वाइड, और इधर से मार्जिन रखा नैरो, ठीक है, नैरो। अब जब मैं पेज पलटूंगा, पेज जब मैं पलटूंगा तो इधर से यहां पे रखूंगा नैरो, नैरो मार्जिन, और यहां पे क्या रखूंगा, वाइड मार्जिन। इसी को कहा जाता है मिरर मार्जिन। क्या कहा जाता है, मिरर मार्जिन। इट इज यूज्ड व्हेन वी प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर instead of having instead of having same left and right margin in every page, mirror margins make inside and outside margin opposite to each other, opposite to each other। जैसे इनसाइड मार्जिन नॉर्मली क्या होता है, वाइडर होता है क्योंकि बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, आउटसाइड मार्जिन क्या होता है, नैरो रखा जाता है। अब नेक्स्ट इज पेज साइज, इसी के अंदर हम देखेंगे अब पेज साइज, ठीक है, इसके अंदर बता रहा हूं मैं आपको पेज, इसके अंदर पेज सेटअप के अंदर दूसरा, एक तो मार्जिन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं पेज साइज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछा जा चुका है। बाय डिफॉल्ट जो पेज का जो साइज होता है वो कौन सा साइज होता है, दैट इज A4 साइज, जिसपे आप लिख रहे हो A4 साइज, या कोई भी प्रिंट आप लेते हो तो वो कौन सा साइज होता है, A4 साइज। उसकी डायमेंशन कभी कभी पेपर में पूछी जाती है कि बताओ भैया कि ये जो A4 साइज आप यूज करते हो उसकी डायमेंशन इंचेस में, ये मैंने इंचेस में लिखा है, आप इसको सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक इंच जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक इंच मेरे ख्याल से 2.54 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ठीक है, ये एक बार चेक कर लेना। तो A4 साइज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 8.27 इंचेस इंटू 11.69 इंचेस, ठीक है, ये चीज देखना। अदर पेज साइजेस, ये तो चलो A4 आ गया जो बाय डिफॉल्ट होता है। क्या पेज का साइज सिर्फ A4 टाइप आता है, नहीं, और भी साइजेस आते हैं। कौन कौन से साइज आते हैं, जैसे A3 आ गया, A5 आ गया, B4 आ गया, B5 आ गया। एक का नाम, ये पेज साइज का नाम है, लेटर, लीगल, ये पेज साइज के नाम है, टेबलॉइड, एग्जीक्यूटिव, ये याद रखना। ये पेपर में काफी ये पूछा जा चुका है टेबलॉइड का। आपको ऑप्शन आएगा कि बताओ इसमें से कौन सा पेज साइज नहीं होता है, तो पता चला वहां लिखा है लेटर, लीगल, टेबलॉइड, एग्जीक्यूटिव और नन। आप बोलोगे यार ये तो पेज साइज तो सुने ही नहीं कभी, तो वहां आप गलती करने के चांसेस होते हैं। अब कॉलम की बात की गई है यहाँ पे, पेज कॉलम की बात, बाय डिफॉल्ट जो होती है वो सिंगल कॉलम होता है। अब देखो कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है ना कॉलम, ठीक है। अब नॉर्मली जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलोगे तो आप बोलोगे उसमें तो कॉलम होता ही नहीं, वो सिंगल कॉलम होता है, क्योंकि इसमें
जब जब कोई मैंने एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं किया तो ये भी तो अपने आप में एक कॉलम क्रिएट हुआ ना। अगर मैं इसको बीच में ऐसे करूंगा तो अब दो कॉलम क्रिएट हो जाएंगे, नहीं तो पेज अपने आप में एक कॉलम होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा वो सिंगल कॉलम होता है। एक चीज है हाइफनेशन। हाइफनेशन, ब्रेकिंग वर्ड इनटू टू लाइंस। हाइफनेशन का क्या मतलब है? ब्रेकिंग वर्ड इनटू टू लाइंस। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये पेज है, जैसे मान लो ये पेज है यहाँ पे, अब पेज है, आपने क्या लिखा, अब कंप्यूटर में आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं अर्जुन परिहार वर्किंग, अब पेज यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे पेज खत्म हो गया, तो आप नॉर्मली नोटबुक पे क्या लिखते हो, ऐसे लिखोगे ना, वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है, ऐसे लिखते हो आप, हाँ या ना। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा होता नहीं है, कंप्यूटर में उसको लगा कि यार यहाँ पे जगह नहीं है, आप वर्किंग वर्किंग पूरा नहीं है, तो वर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये गंदा लिखेगा पेज में, जहां जैसे लिखोगे अर्जुन परिहार, अब ये यहां से शुरू कर आगे जा रहा है, तो ऐसे में हाइफनेशन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ये वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, ताकि वो दो लाइनों में डिवाइड एडजस्ट हो सके। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आई एम टीचिंग कंप्यूटर, लिखना था मुझे, यहाँ पे हाइफनेशन का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पूरा नहीं आएगा, अब आधा जो वर्ड है लेटर है वो इस लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना, अनपरिहार पाठशाला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। तो हाइफनेशन किसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? ब्रेकिंग वर्ड इनटू टू लाइंस, ब्रेकिंग वर्ड इनटू टू लाइंस। पैराग्राफ एक और है इसमें, जैसे पैराग्राफ है, एक तो आपने पढ़ लिया, देखे यहाँ पे ये पढ़ लिया आपने क्या, लेआउट में आपने पेज सेटअप के बारे में तो पढ़ लिया। अब देखते हैं पैराग्राफ, अरेंज और ओरिएंटेशन, इनमें क्या चीजें हैं। अब ये जैसे ये पेज सेटअप है, पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ में होता क्या है, लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल, मतलब लाइन स्पेसिंग से रिलेटेड है। जैसे आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस रखना है, कितना नहीं रखना है, या फिर इंडेंटेशन। अब देखो इंडेंटेशन जो होता है ना, वो आपने पहले भी पढ़ चुका है, वो स्टेटस बार में भी होता है ना इंडेंटेशन, कि आपने पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना, ऊपर से ऐसे करके होता है ना वो, तो आपने पैराग्राफ यहां से शुरू करना है, तो आप इंडेंटेशन को ऐसे आगे कर दोगे, तो पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, यहां से शुरू करना है, वही इंडेंटेशन आपको पैराग्राफ वाले में भी मिलेगा। तो इंडेंटेशन आपको स्टेटस बार में भी मिलेगा और पैराग्राफ के अंदर भी मिलेगा। अगर आपको लाइन स्पेसिंग फिक्स करनी है तो वो भी पैराग्राफ के अंदर आप कर सकते हो। एक और टूल है अरेंज। अरेंज के अंदर एक टूल आता है जिसे हम कहते हैं वर्ड रैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड रैप, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है पेपर में, आपसे पूछा जाता है कि बताओ वर्ड रैप किसके अंदर आएगा, तो वर्ड रैप तो बेसिकली अरेंज के अंदर। अब अगर वहां पे ऑप्शन ना हो तो क्या कहोगे आप, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा लेआउट के अंदर। तो वर्ड रैप का इस्तेमाल जो है ये इस्तेमाल होता है टेबल्स में। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? टेबल्स में। जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, अब मुझे लिखना था यहाँ पे अर्जुन, मैंने लिखा अर्जुन, आगे लिखना था परिहार, लेकिन परिहार तो पूरा उसमें आएगा नहीं उस सेल में, तो ऐसे में ये परिहार कहाँ पे लिखेगा, यहाँ नीचे लिख देगा परिहार, ठीक है। तो बस ये कौन करता है, ये कौन करता है, ये करता है वर्ड रैप। क्या करता है? वर्ड रैप। इट मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन, इट मूव्स द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली व्हेन टेक्स्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन अ लाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन परिहार पूरी लाइन में तो आता नहीं इस सेल के अंदर, तो इस वजह से ये जो है वो वर्ड रैप का इस्तेमाल करोगे तो ये खुद ब खुद कहां पे आ जाएगा, दूसरी लाइन में आ जाएगा। तो ये था पेज लेआउट। नेक्स्ट जो मेन्यू है दैट इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस, अब रेफरेंसेस जो है, रेफरेंसेस ये बुक, जैसे मान लो आपने कोई बुक लिखनी है या कोई बड़ी चीज लिखनी है आपने, ठीक है ना, जैसे मैगजीन लिख रहे हो या बुक लिख रहे हो, ठीक है, या किसी की बायोग्राफी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल होता है, रेफरेंसेस का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग इसका काम इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन समवन राइट्स कंटेंट फॉर बुक। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, रिसर्च, कैप्शन, इंडेक्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ अथॉरिटी। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंसिंग के अंदर कौन कौन से टूल्स आते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला टूल दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपने देखा होगा कि पेज में कहीं बार, काफी बार, जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे या कोई भी पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लाइन होगी 1 ऐसे करके, फिर 1.1 आता है तो इसके अंदर पॉइंट्स होते हैं, फिर 1.1.1 ऐसे करके पॉइंट होते हैं, फिर 2, फिर इसके अंदर 2.1, फिर 2.1.1 ऐसे करके
चीजें होती हैं, ये किस लिए होती है? हायरार्की को मेंटेन करने के लिए, टू फॉलो हायरार्की इन राइटिंग कंटेंट। तो ये सब चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हो? टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। ये हम खुद से भी कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन ये चीजें जो है वो पहले से दी गई होती है टेबल ऑफ कंटेंट में। नेक्स्ट इज फुट नोट। आप बोलोगे यार ये फुट नोट तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, हेडर और फुटर की टाइप तो नहीं है ये? नहीं, हेडर और फुटर अलग चीज होती है और ये फुट नोट जो है वो अलग चीज होती है। आपने काफी बार देखा होगा, जैसे इंजीनियरिंग की बुक्स में मैं कह सकता हूँ, नॉर्मल एनसीईआरटीज में भी शायद होता होगा ये। आपने काफी बार देखा होगा कि मान लीजिए आप मतलब ऐसा कोई पेज लिखा है और बीच में ऐसी कोई टर्म है या वर्ड है जो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, ठीक है ना, आपको मतलब वो अपने आप एक ऐसा वर्ड होता है जिसके बारे में आपको एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत है, मतलब आप यहाँ बीच में तो लिखोगे नहीं उसके बारे में, तो आप क्या करते हो, उसको स्टार मार्क कर देते हो, फिर लास्ट पे आप देखना वो स्टार मार्क कर, जो भी स्टार होता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लास्ट पे दी जाती है, फुटर से जस्ट ऊपर, फुटर पेज के लास्ट पे दी जाती है, उसे कहा जाता है फुट नोट। फुट नोट के लिए क्या शॉर्टकट की है? Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, फुट नोट। और उसी तरीके से जब कोई कंटेंट खत्म होता है, जैसे मान लो मैंने कोई कंटेंट लिख रहा था मैं, तो लास्ट पे मैं एक एंड नोट डालता हूं, जैसे आपने देखा होगा कहीं बार लास्ट पे लिखा होता है ऐसे एंड करके, तो एंड पे भी कोई नोट अगर आप डालना चाहते हो स्टार करके तो उसे कहा जाता है एंड नोट। एंड नोट का क्या शॉर्टकट की है? Alt प्लस कंट्रोल प्लस D, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इट इज यूज टू डिफाइन सम वर्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज या फिर एंड ऑफ द पेज, किसके लिए? एंड नोट के लिए। इस तरीके से एंड लिखा होता है। इट लाइज अबव फुटर। फुटर क्या है? जैसे ये एक हेडर है, एक फुटर है, तो यहाँ पे जैसे मान लो स्टार मार्क मैंने अगर कोई चीज की होगी तो उसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ लास्ट पे लिखूंगा, उसे कहा जाता है फुट नोट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अंडर पाया जाता है? रेफरेंसेस के अंडर, ठीक है। उस एक और टूल है रिसर्च, ऑनलाइन सर्च के लिए। आप MS वर्ड के अंदर ही अगर आप कोई इंटरनेट पे चीज सर्च करना चाहते हो तो रिसर्च के अंदर जाओ, वो आपको इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके MS वर्ड में है, मतलब आपके लैपटॉप पे या फिर आपके PC पे है, तो वो आपको सीधा गूगल पे लेके जाएगा। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब देखिए, मान लीजिए आपने कहीं बार देखा होगा, जैसे मैगजीन आपने पढ़ी, मैगजीन के बारे में कोई भी आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल जिस बंदे ने लिखा है उसने कुछ तो सोर्स इस्तेमाल किया होगा ना, या कोई भी बुक लिखी है। अब बुक सारी चीजें तो वो खुद से तो करेगा नहीं, तो बुक पे लास्ट पे आपने देखा होगा कि एक बिब्लियोग्राफी होती है जिसमें वो रेफरेंसेस देता है कि भैया ये चीज मैंने कहाँ कहाँ से उठाई है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें जो है वो किसके थ्रू की जाती है? साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के थ्रू। रेफरेंस टू सोर्स, जैसे कौन सी बुक का इस्तेमाल, कौन सा आर्टिकल कहीं से उठाया, किस वेबसाइट से मैंने ये डेटा उठाया है, या कौन सी रिपोर्ट का मैंने इस्तेमाल किया है, इन सब दैट यू हैव यूज्ड इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। साइटेशन बिब्लियोग्राफी। अब देखिए यहाँ पे MS Word has built-in reference tool that helps you to insert citation and automatically generate bibliography। अब जब इस citation and bibliography के ऊपर आप डाटा डालोगे ना कि मैंने ये चीज, तो वो लास्ट पे खुद से ही एक बिब्लियोग्राफी खुद से क्रिएट कर लेता है MS Word, ठीक है। ये चीज होती है इससे। अब कैप्शन से क्या होता है? कैप्शन से क्या होता है, जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा कि एक फिगर होती है, जैसे पेज है, पेज में आपने कोई फिगर लिखी है, यहाँ पे कोई फिगर है, जैसे मान लो हम्पी की कोई फिगर है, तो इसी फिगर के नीचे लिखा होता है हम्पी या फिगर 1.2, ठीक है। या मान लो आपने आपने व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके से देखा होगा, जैसे मान लो आपने फोटो जो है वो सेंड करनी है किसी को। जब आप फोटो सेंड करने से पहले आपने देखना कि नीचे लिखा आया होता है कैप्शन। अगर उस कैप्शन पे आप लिखोगे कोई चीज तो वो फोटो के साथ चली जाती है या नहीं चली जाती है? वो फोटो के साथ चली जाती है। अब जब उसको सेंड कर दोगे, मान लो अगर आपने वो फोटो डिलीट करना है तो वो कैप्शन भी साथ में डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो इमेज का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज जब आप बुक में कोई भी डायग्राम देते हो, उस डायग्राम के अंदर जब भी कोई चीज लिखोगे वो किसके थ्रू लिखा होता है? कैप्शन के थ्रू लिखा होता है, ऐड कैप्शन टू फोटो, ठीक है, एम्बेडेड इन फोटो। नेक्स्ट इज मेलिंग्स। नेक्स्ट जो मेन्यू है दैट इज मेलिंग्स। मेलिंग्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपको मेल वगैरह करनी है ना, उसी तरीके से एक ऑप्शन होता है मेलिंग्स। जैसे आपको कोई ईमेल क्रिएट करनी है, या फिर मेल मर्ज करनी है, या फिर डायरेक्टरी जो भी वहां पे होगी उसका इस्तेमाल करना है। अब देखिए, कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट, एक तो क्या है कि आप ईमेल में जाओगे और ईमेल से आपको अटैचमेंट के थ्रू किसी भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो।
क्या हमने जैसे मान लो पीसी में एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खोला है और मैं चाहता हूं कि यहीं से मैं डायरेक्टली मेल कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कौन सी मेल के थ्रू? जो एमएस वर्ड की अपनी मेल है, दैट इज एमएस आउटलुक। वो आपको किस पे लेके जाएगी? मेलिंग्स में जाओगे, मेल करोगे तो वो आपको किस पे चली जाएगी? वो किस पे लेके जाएगा? आपको एमएस आउटलुक पे लेके जाएगा। एमएस आउटलुक जो है वो एक एक अपनी मेल है, किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है। अब जब इस ऑप्शन क्रिएट पे जाओगे, क्रिएट पे होता क्या है, जैसे किसी भी पेज का एनवलप होता है या कोई लेबल, आप जैसे मान लो कोई भी मेल आपने किसी को की, तो आप चाहते हो कि सीधा डॉक्यूमेंट ना उसको दिखे, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल लुक नहीं देता है। तो आप एक एनवलप क्रिएट करना चाहते हो कि जब भी उसको खोले तो पहले उसको एनवलप दिखे, एनवलप में कुछ अच्छा अच्छा आप बनाओगे बाहर। तो वो चीजें आप किसके थ्रू कर सकते हो? इस क्रिएट के थ्रू कर सकते हो। मेल मर्ज से क्या हो गया कि आप चाहते हो, जैसे आपने आपने देखा, सॉरी, आपने आपने क्या करना है कि एक से ज्यादा बंदों को क्या करना है, आप मेल सेंड करनी है यहीं से। ठीक है। एमएस वर्ड का ही डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि 3-4 बंदों को सेंड कर दो, तो वो किसके थ्रू किया जा सकता है? मेल मर्ज के थ्रू किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि बताओ मेल मर्ज जो है वो किस मेन्यू के अंदर आता है? तो किस मेन्यू के अंदर आता है? मेलिंग्स के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है दैट इज रिव्यू। ये नेक्स्ट मेन्यू है। ठीक है। नेक्स्ट मेन्यू जो है दैट इज रिव्यू। अब रिव्यू के अंदर कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है? एक है प्रूफिंग, एक है थेसरस, एक है वर्ड काउंट, स्पीच, लैंग्वेज, ट्रैकिंग, कंपेयर, कमेंट, एक्सेसिबिलिटी, फाइल प्रोटेक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जो है खासकर इसके ऊपर पूछा जा चुका है। इस प्रूफिंग के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रैकिंग काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखें यहाँ पे प्रूफिंग में होता क्या है। अब प्रूफिंग में बेसिकली जैसे मान लो आपने स्पेलिंग मिस्टेक की। अब स्पेलिंग मिस्टेक की, एक तो सबसे पहले आप याद रख लो, स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग चेक करने के लिए, मिस्टेक या स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? F7। ये तो अनगिनत बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वो जो कलर है वो कौन सा आ जाता है? रेड कलर। आपने कभी सोचा है कि जैसे मान लो आपने एमएस वर्ड पे कोई चीज लिखी, ठीक है ना, नेट भी कनेक्टेड नहीं है उसके साथ, आपने एमएस वर्ड पे कोई चीज लिखी, आपने स्पेलिंग कोई गलत लिख ली, उस एमएस वर्ड को पता कैसे चलता है कि भैया ये इसकी स्पेलिंग जो है वो उसको गलत है? आप सोचने वाली चीज है ना। वो रेड कलर कर देता है उसको। उसको पता कैसे चला कि भैया ये जो स्पेलिंग है ये गलत है ना? तो कहीं ना कहीं वो कंपेयर कर रहा होगा। तो होता क्या है कि जो एमएस वर्ड की एक अपनी डिक्शनरी होती है जिसे कहते हैं थेसरस। क्या कहते हैं? थेसरस। इसकी अपनी एक डिक्शनरी होता है, जब भी कोई वर्ड आप लिखोगे वो उस थेसरस में जो डिक्शनरी पड़ी है उसके साथ कंपेयर करता है। अगर तो वो कंपेयर करके ठीक है तो वो उसको मतलब कोई उस पर मार्क नहीं करेगा। अगर वो कंपेयर करके उसके साथ मैच नहीं किया तो क्या होगा? वो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा आपको। क्या दिखाएगा? स्पेलिंग मिस्टेक दिखाएगा आपको, मतलब रेड कलर में आएगा वो। ठीक है। उसी तरीके जैसे जैसे स्पेलिंग चेक होती है उसी तरीके से ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है। तो ग्रामेटिक मिस्टेक में पहले क्या होता था अर्लियर, मतलब जो पहले के एमएस ऑफिस के वर्जन्स हैं उसमें ग्रीन कलर की ऐसा लाइन चलती थी, ग्रीन कलर की वेव लाइन होती थी। लेकिन अब अपडेट आने के बाद जो है वो ग्रीन कलर का सिस्टम खत्म हो गया, अब ब्लू कलर की लाइन आती है। लेकिन ब्लू कलर की लाइन आती है और नीचे डबल अंडरलाइन होता है। वो क्या होता है? डबल अंडरलाइन। ब्लू कलर विद डबल अंडरलाइन, ब्लू कलर और डबल अंडरलाइन के साथ। वो क्या बताता है आपको? स्पेलिंग मिस्टेक बताता है आपको। ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में ये ना हो, आपको ग्रीन कलर ही ऑप्शन में आ जाए, तो ये भी याद रखना है कि ग्रीन कलर वेवलाइन से भी जो है वो पहले ग्रामेटिकल मिस्टेक को पता लगता था कि इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई की है, जैसे पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है। अब ये थीसरस जो है दैट इज, इसका शॉर्टकट की आप याद रख लो पहले। इसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट प्लस F7। सिर्फ F7 होगा तो वो स्पेलिंग चेक करेगा। शिफ्ट प्लस F7 जो है दैट विल लोड थेसरस। अब बेसिकली ये क्या है? ये डिक्शनरी है एमएस वर्ड की। ठीक है ना। जैसे एमएस वर्ड चेक स्पेलिंग एरर बाय कंपेयरिंग टेक्स्ट विद द टेक्स्ट गिवन इन द एमएस वर्ड डिक्शनरी, बोला मैंने आपको। ठीक है। अब इट इज आल्सो यूज फॉर फाइंडिंग सिनोनिम्स। ठीक है। इट इज आल्सो यूज फॉर फाइंडिंग, क्योंकि किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ना, जैसे मान लो आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है,
जैसे आपने लिखा अर्जेंट, अब अर्जेंट से रिलेटेड अगर आप थिसरस में डालोगे तो उसको जो भी मिलते जुलते वर्ड होंगे ना वो भी आपको वहां पे शो करना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको सिनोनिम्स फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। स्पीच, अब वर्ड डॉक्यूमेंट में जैसे होता क्या है, अब जैसे यही वर्ड मान लो मैंने एमएस वर्ड में, आप चाहते हो कि भैया मेरी नजर कमजोर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आप इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ ले, अब आपके आसे पासे है नहीं, तो एमएस वर्ड ने एक ऑप्शन दे रखा है स्पीच का। उस स्पीच में क्या होगा, जो भी कंटेंट होगा डॉक्यूमेंट का वो कंप्यूटर जो है वो खुद से रीड करेगा। ठीक है, रीड, इट विल रीड अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में जो भी एरर्स और वार्निंग्स होती हैं वो आपको बताई जाती हैं किसमें, एक्सेसिबिलिटी में। लैंग्वेज, जैसे कोई आप मान लो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, लेकिन आप चाहते हो मैं इंग्लिश में ना लिखूं, मैं अरेबिक में लिखूं। ठीक है, ठीक है, तो वो सब चीजें जो है वो आपको लैंग्वेज के अंडर, या फिर ट्रांसलेटर जो होगा, ट्रांसलेटर भी होता है, जैसे आप लिखो इंग्लिश में लेकिन आए हिंदी में, तो ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होगा वो किसके अंदर होगा, इसी लैंग्वेज टूल के अंदर होगा। एक होता है कमेंट। कमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी एडिशनल नोट अगर आप डालना चाहते हो तो वो किसके थ्रू कर सकते हो, कमेंट के थ्रू कर सकते हो। एक मैंने कहा था कि ट्रैकिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए, अब दिस इज ए बॉय, मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज ए बॉय गर्ल। अब मान लीजिए आप कोई चीज जो है वो क्या कर रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो आप, या कोई स्टोरी राइटिंग कर रहे हो आप। अब स्टोरी राइटिंग करते करते आपको कभी कहीं बार ऐसा होता है कि आपको जैसे मान लो यही नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है ना, आपको पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, या कोई और नाम मान लो, आप दो बंदों का नाम है कि हीरा और मान लो मीरा, कुछ भी लिख लो, तो आपको नहीं पता कि क्यों कौन सा वर्ड जो है। अब मान लो आप एक पेज दो पेज तो लिखने नहीं है, आपको मान लो 400-500 पेज लिखने हैं, तो आप मान लो 500 पेज के बाद आपको लगा नहीं यार यहाँ पे तो लड़का आना चाहिए था, नहीं सॉरी यहाँ पे तो लड़की आनी चाहिए थी। अब हर पेज पे जाके तो आप चेंज नहीं ना करोगे, तो इस ट्रैकिंग टूल की हेल्प से आप क्या करते हो, आपने लिखा दिस इज ए बॉय, ये तो ब्लैक कलर में आएगा, आपने ट्रैकिंग ऑन किया, यहीं पे लिख लिया गर्ल, अब ये जो गर्ल होगा ये रेड कलर में आएगा, किस में आएगा, रेड कलर में आएगा। और 400-500 पेजों के बाद आपको लगा हाँ यार अब तो ये तो लड़की का उपन्यास, ये तो लड़की की स्टोरी है, जहां जहां बॉय है उसको मैं उसको अब मैं चेंज कर देता हूँ, किससे, गर्ल से। तो जब इस ट्रैकिंग वाले टूल पे जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन होता है चेंजेस का, अगर तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो जहां जहां बॉय होगा वहां वहां क्या आ जाएगा, गर्ल, ये बॉय खुद से हट जाएगा और क्या आएगा, गर्ल। अगर तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे तो ये गर्ल हट जाएगा और क्या रह जाएगा, बॉय। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रैकिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहाँ इस्तेमाल में आता है, स्टोरी राइटिंग, बुक राइटिंग, इन सब चीजों में काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन वहां पे होता है कंपेयर का। कंपेयर किस लिए, डॉक्यूमेंट्स को आप कंपेयर करना चाहते हो। मान लीजिए आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, आप चाहते हो इन दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना, तो इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। या फिर दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप चाहते हो कंबाइन करके एक नई डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, वो भी इस कंपेयर के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन। यहाँ पे फाइल प्रोटेक्शन के लिए भी आपके पास ऑप्शन होते हैं। आपने कहीं बार देखा होगा, जैसे मैंने कहा था कि वाटरमार्क लगा लिया आपने, ठीक है, क्या वो वाटरमार्क जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है रिमूव, ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि आप वाटरमार्क को रिमूव नहीं कर सकते हो। लेकिन किसी भी सिनेरियो में कहीं तो होता है ना कि आप कहीं कहीं वाटरमार्क जो है वो रिमूव नहीं कर पाते हो। तो कब नहीं कर पाओगे आप वाटरमार्क रिव्यू? वाटरमार्क जो है जैसे उसके लिए भी आप जब इस ऑप्शन में आप आओगे, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में, किस वाले ऑप्शन में, रिव्यू वाले ऑप्शन में, रिव्यू वाले ऑप्शन में जब आप इस फाइल प्रोटेक्ट के अंदर जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कोई पासवर्ड सेट कर दोगे। क्या कर दोगे, पासवर्ड सेट कर। अगर मान लो कोई चेंज करना चाहे, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई वाटरमार्क डाल दिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने क्रिएट किया है, मैं चाहता हूं कि जहां जहां भी ये डॉक्यूमेंट जाए मेरा नाम इस डॉक्यूमेंट में चले, ठीक है। लेकिन कोई शरारती बंदा आया, उसने कहा कि मैं तो वाटरमार्क रिमूव कर देता हूँ। वाटरमार्क वो रिमूव करने तो जाएगा, अब वाटरमार्क रिमूव करने के लिए उसको जाना पड़ेगा किस में, इसी रिव्यू में, ठीक है ना। अब इसमें जब वो जाएगा तो वहां वो मांगेगा उससे पासवर्ड जो मैंने रखा होगा। अब मैं पासवर्ड तो बताऊंगा नहीं किसी को, इसलिए वो वाटरमार्क जो है उससे वो रिमूव
नहीं कर पाएगा। अगर मैंने कोई पासवर्ड नहीं रखा होगा तो वाटरमार्क जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो फाइल प्रोटेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है, एडिटर रिस्ट्रिक्शंस होती है इसमें पासवर्ड के थ्रू। और किसी उस डॉक्यूमेंट को मैं किस मोड में डाल देता हूँ, रीड ओनली मोड में डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना कर सके। एक तो ये है कि वाटरमार्क के थ्रू आप मैंने वो चीजों को प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरा मैं चाहता हूं कि जैसे मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट आधा लिखा, ठीक है ना, मान लो मैंने 50 पेज लिख लिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरा फ्रेंड उसमें कुछ 10 पेज और लिख ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मेट मैंने इस्तेमाल किया है वही फॉर्मेट वो भी इस्तेमाल करे। तो मैं उसमें डॉक्यूमेंट में जाके, इस रिव्यू में जाके इसमें क्या कर दूंगा, ये फॉर्मेट को मैं प्रोटेक्ट कर दूंगा कि उसमें जो भी चीजें लिखे, जैसे मान लो कि मैं टेक्स्ट जो है वो फॉन्ट साइज में 10 रखा है, ठीक है, तो वो 10 की साइज में लिख, क्योंकि कोई कोई होता है उसको नहीं 10 नहीं अच्छा लग रहा है, मैं आप लिखूंगा 12 या 13 करके, तो वो चीजें वो चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे बोल्ड रख लिया, इटैलिक्स रख लिया, तो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट की प्रोटेक्शन जो है वो इस यहां से हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्यू। अब इस व्यू के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट व्यू, ये नेक्स्ट मेन्यू है। डॉक्यूमेंट व्यू, इमर्सिव, शो, पेज मूवमेंट, जूम, विंडो, स्विच विंडो, मैक्रोज, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, मैक्रोज और प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें। अब ये काफी बार पूछा जा चुका है आपको कि वो बताओ ये जो मैक्रोज है ये किस मेन्यू के अंडर आता है, तो किस मेन्यू के अंडर आता है, व्यू। अब डॉक्यूमेंट व्यू मैंने आपको पहले बताया था ना, जब मैंने पेज कलर की बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा था कि पेज लेआउट व्यू जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक आ गया आपका प्रिंट लेआउट जो बाय डिफॉल्ट होता है, एक आ गया वेब लेआउट, ठीक है, एक आ गया रीड मोड जो फुल स्क्रीन में दिखता है, एक आ गया आउटलाइन व्यू, एक आ गया ड्राफ्ट व्यू। अब इसमें से मान लो बाय डिफॉल्ट तो पेज क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, तो व्हाइट कलर का तो मुझे दिखेगा ही दिखेगा। अब मान लो मैंने पेज को कर दिया ग्रीन कलर का, ठीक है, सिर्फ ये ग्रीन कलर जो है ना, या जो भी कलर मैंने चेंज किया होगा वो सिर्फ इन 2 व्यूज में ही दिखेगा। अगर मैं किसी पेज को इन 3 में ओपन करूंगा ना, तो इन 3 में मुझे सिर्फ वो व्हाइट ही दिखेगा। क्या दिखेगा, व्हाइट ही दिखेगा। यहां पे मैं चेंज कलर जो भी होगा वो कलर दिखाई देगा मुझे यहाँ पे। समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूं कि मान लीजिए मैंने किसी पेज का कलर जो है वो ग्रीन कर दिया, ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब जो भी मैंने लेआउट में प्रिंट मतलब लेआउट जो भी मैं डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहा हूं उसके लेआउट से 5 प्रकार के, अगर तो मैंने उसको इन 2 में खोला तो मुझे तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा। अगर तो मैंने उनको इनमें से किसी एक ऑप्शन में किसी एक व्यू में खोल रखा है तो मुझे वो ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा, वो मुझे व्हाइट कलर का ही दिखेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। इसमें से जैसे ये आउटलाइन व्यू है, आउटलाइन व्यू है। अब जब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इस आउटलाइन व्यू में खोलोगे, किसी भी डॉक्यूमेंट को, मान लो आपने 10 चीजें लिखी है, तो जब आप आउटलाइन व्यू में देखोगे तो आपको हर एक लाइन से पहले क्या दिखाई देगा, बुलेट दिखाई देगा। ठीक है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बुलेटेड फॉर्म में देखना चाहते हो तो कौन से व्यू में खोलोगे, आउटलाइन व्यू में खोलोगे। ये याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि बताओ भैया कि इसमें से किस व्यू में आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो बुलेटेड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट व्यू। ये ड्राफ्ट व्यू जो है वो क्विक एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ एडिटिंग करनी है तो वो किस व्यू में करोगे, आप ड्राफ्ट व्यू में। नेक्स्ट इज इमर्सिव, ये एक टूल है, ये एक फोकस मोड है बेसिकली। जैसे आपके फोन में डार्क मोड होता है ना, अब अपने फोन को नॉर्मली हम लोग के फोन को किस मोड में इस्तेमाल करते हैं, डार्क मोड में इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से एमएस वर्ड में भी एक फोकस मोड होता है जिसे हम कहते हैं इमर्सिव। ठीक है, अब इमर्सिव रीडर, अब इसमें और भी टूल्स होते हैं। जैसे इमर्सिव रीडर में क्या करता है, इट इंक्रीजेस कैरेक्टर स्पेसिंग। अब नॉर्मली जैसे मानो ऐसे लिखा मैंने अर्जुन, तो हो सकता है आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगे, तो आप थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा दोगे तो इमर्सिव व्यू में आपको ऐसे दिखेगा अर्जुन। आप चाहते हो नहीं थोड़ा और, तो आपको ऐसे चीजें दिखाई देंगी फिर। ठीक है, ये सब टूल्स किसके अंडर आती हैं, इस इमर्सिव टूल्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट जूम। जूम में 2 चीजें होती है, जूम इन और जूम आउट। मिनिमम जूम कितना पॉसिबल है 10%, और मैक्सिमम जूम जो है वो कितना पॉसिबल है 500%। बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है वो आपको पता है वो कितना होता है 100%। जूम जो है वो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ये स्टेटस बार में भी आपको मिलता है। ठीक है ना, स्टेटस बार में भी होता है ये। नेक्स्ट इज विंडोज। विंडोज, अब विंडोज में 2 ऑप्शन है आपके पास, न्यू विंडो और स्प्लिट विंडो।
ठीक है। अब मान लीजिए आपके आपने MS वर्ड, आपने अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप में जाके एक डॉक्यूमेंट को खोला पहले, तो वो MS वर्ड में खुला। क्या आप वापस जाके इस डेस्कटॉप पे जाके उस सेम डॉक्यूमेंट को दोबारा खोल सकते हो? नहीं, वो तो बोलेगा भैया ये तो खुला ही है, आप इसको दोबारा कैसे खोल लोगे आप, ठीक है ना। लेकिन आप चाहते हो कि भैया मुझे ये डॉक्यूमेंट दोबारा खोलना है, तो वो किस के थ्रू खोल सकते हो आप? इस न्यू विंडो ऑप्शन के थ्रू खोल सकते हो आप, ठीक है ना। एक ऑप्शन होता है स्प्लिट विंडो का। मान लीजिए मेरे पास 10 पेजेस हैं, 10 पेज हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ऐसे करके मेरे पास 10 पेजेस हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ इस पेज नंबर 1 से और इस पेज नंबर 3 को, क्योंकि एक साथ तो आएंगे नहीं है, ठीक है ना, मैं चाहता हूं यहां से मैं या तो देख के चीजें, मतलब स्क्रीन में कुछ ऐसा कर लूं, स्क्रीन में ऐसा करूं कि यहाँ ये पेज नंबर 1 आ जाए और यहाँ ये पेज नंबर 3 आ जाए, यहां से मैं देख के यहाँ पे लिखूं, ठीक है, एट ए टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? स्प्लिट स्क्रीन करना पड़ता है या फिर स्प्लिट विंडो करना पड़ता है, तो आप आराम से 2 पेजेस को एक साथ दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्रोस। मैक्रोस बेसिकली क्या है? एक रिकॉर्डिंग टूल है। अब क्या रिकॉर्डिंग टूल है? जैसे मैंने, मान लो आपने कोई फॉर्मेट में कोई चीज लिखी है, जिस फॉर्मेट, जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कोई भी टूल्स आपने फॉर्मेट कर रखे हैं, उन टूल्स का ये क्या करता है? एक रिकॉर्डिंग कर लेता है। क्या कर लेता है? रिकॉर्डिंग कर लेता है। और जहां भी फिर आप वो पेस्ट करोगे, वो सारे टूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं। वो सारी चीजें किसके अंडर आती हैं? मैक्रोस के अंडर आती है। याद रखना, एक रिकॉर्डिंग टूल है। इसमें 2 चीजें होती है, एक रिकॉर्ड मैक्रो, मतलब जो भी आप कॉपी कर लिया आपने ये वाली चीजें, और व्यू मैक्रो जहां पे भी इस्तेमाल आपको करना है। इसके लिए शॉर्टकट की याद रखना आप मैक्रोस के लिए, Alt+F8, Alt+F8, ठीक है। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था Alt+F7, जरा बताइए कि जरा Alt+F7 किससे रिलेटेड है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट मेन्यू जो है वो लास्ट मेन्यू जो है, दैट इज हेल्प। अब इसमें हेल्प में क्या होता है? टेक्स्ट हेल्प। कोई भी आपको टेक्स्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, उसके लिए शॉर्टकट की है F1। क्या है शॉर्टकट की? F1। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, वो जरा देखिए आप। F1 जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? हेल्प के लिए। F2 जो है वो फाइल रिनेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F4 जो है दैट इज रिपीट लास्ट एक्शन। जो भी आपने लास्ट एक्शन किया होगा उसको रिपीट अगर आपको करना है तो वो चीज जो है वो F4 से हो सकती है। F5 इज कोई चीज आपने ढूंढनी है, रिप्लेस करनी है या किसी जगह पे जाना है, तो वो आप F5 के थ्रू पे कर सकते हो। F7 से होती है स्पेलिंग चेक, ठीक है। और F12 से होता है सेव एज करके, ठीक है। अब मुझे जरा नीचे बताइए, जरा सेव और सेव एज में, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों के बीच में जरा डिफरेंस बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हाइपर लिंक जो है, हाइपर लिंक का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि मैंने, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में किसी, जैसे मान लो मैं अपने ही यूट्यूब का लिंक दे देता हूं इसमें, तो उसे कहेंगे हाइपर लिंक। जैसे उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन का काम करता है बेसिकली। किसका काम करता है? नेविगेशन का। ब्लू कलर का होता है और उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+K। ये भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये था दोस्तों MS वर्ड। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगता है मेरे को जब भी आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बताते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।